तो हेलो बच्चों, होपफुली सबका शिफ्ट 1 का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। उसमें कुछ मैथ्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, एक फंक्शन दे रखा है जिसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पी और क्यू पे एग्जिस्ट करता है। पी और क्यू के बारे में कंडीशन दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू के इक्वल है। तो कह रहा है एफ ऑफ 3 फाइंड करो। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया फंक्शन को। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x² प्लस 18xa प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना, तो 12a²। यहां से अगर आप ध्यान दो तो 6 कॉमन ले लो तो आएगा x² प्लस 3xa प्लस 2a। ये फैक्टराइज हो रहा है यहाँ पे x प्लस a इंटू एक्स प्लस 2a पे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस 2a। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि एफ डैश एक्स को हमें जीरो करना होता है, तो हमें दिख रहा है x इक्वल्स टू माइनस a और माइनस 2a पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है। यानी माइनस a और माइनस 2a जो है वो मेरा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में कुछ होगा। फिर आगे हमारा तो जो भी हम थ्योरी पढ़ रखा है हमने, डबल डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमें a के बारे में पता नहीं है तो हम एक काम करते हैं, दो केस ले लेते हैं। केस 1 व्हेन a इज पॉजिटिव एंड केस 2 व्हेन a इज नेगेटिव। तो अगर a पॉजिटिव है तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां माइनस 2a होगा और यहां पे माइनस a होगा, ये ऑब्वियस है। और अगर a नेगेटिव है तो हमें क्या समझ में आ रहा है, पहले माइनस a आएगा देन माइनस 2a आएगा। और अगर हम उसकी इनइक्वालिटी की बात करें तो प्लस माइनस प्लस, यहां भी प्लस माइनस प्लस। हमें क्या पता है, प्लस से माइनस जो जाता है वो क्या होता है, मैक्सिमा, एंड माइनस से प्लस जो जाता है वो क्या होता है, मिनिमा। तो x इक्वल्स टू माइनस 2a इज लोकल मिनिमा और x इक्वल्स टू माइनस a पे क्या एग्जिस्ट करेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x इक्वल्स टू माइनस 2a पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल्स टू माइनस a पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सेम विद केस 2, इन दोनों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसमें से कोई एक केस एलिमिनेट हो जाएगा और वहां से a की वैल्यू आएगी, a को हम यहाँ पुट करेंगे, fx की वैल्यू आ जाएगी और वहां से हम f3 फाइंड कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्वेश्चन आसान सा था, बहुत ज्यादा टफ था कुछ नहीं इसमें। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊं तो दूसरा क्वेश्चन पैराबोला का है, जो भी कुछ ऐसा कहता है PQ क्या है, फोकल कॉर्ड एक पैराबोला का, वो फोकल कॉर्ड 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। एक पॉइंट P है, जो P का पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। S इसका फोकस है, तो PS को डायमीटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ करा, वो सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है कहीं पे, तो अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ाई करी होगी तो ये क्वेश्चन आपको कुछ लगेगा नहीं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, PQ एक फोकल कॉर्ड है अपने पास में, दिस इज P एंड दिस इज Q। तो अब क्या करते हैं, P को ना पहले फाइंड कर लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स को आप पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखो तो आपको होता है AT स्क्वायर 280, A कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा T स्क्वायर 2T। और फोकस क्या है इसका, A,0 दैट इज 1,0। अब ये कह रहा है जो PS है उसको हमने डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया। अब एक प्रॉपर्टी बताया आपको, ये सर्कल जो है वो क्या करता है, y एक्सिस को टच करता है। ये जो सर्कल होगा y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है 0,अल्फा, हमें यही फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमने डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ा है कि अगर अपने पास दो डायमीटर्स गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो, कि जो फोकल कॉर्ड है वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स के साथ में। तो बस स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो क्या ये लिखना सही है कि स्लोप ऑफ PS इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री दैट इज √3। अब स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करो और थोड़ी बहुत बुद्धि लगाना एग्जाम में बैठ के अगर आप, तो कभी कभी हमारा दिमाग काम कर जाता है, हम यह समझ जाते हैं कि t को आप √3 रखोगे ना तो देखो 2 2 कट जाएगा, तो t √3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि p पॉजिटिव है तो √3 आंसर होगा। अदरवाइज क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, फैक्टराइज वगैरह करो तो t की वैल्यूज आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे, किसको लोगे आप, पॉजिटिव वाले को, क्योंकि p कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, t आ गया √3। तो अगर t √3 हमें मालूम है तो p के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,2√3। अब p पता है हमें, s पता है, और ये ps क्या डायमेट्रिक एंड पॉइंट है। अब अगर ये इक्वेशन आपको नहीं मालूम है तो फिर गलत एग्जाम में बैठ गए थे आप, ठीक है। तो PS को अगर आप डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन निकालो तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब ये y को कैसे कट करता है, x को 0 पुट करना है, y के वैल्यूज आएंगे और यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, अल्फा पॉजिटिव है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा वहां से, सॉरी अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है तो अल्फा मैटर नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज है ना। तो ये इसका अप्रोच है।
सेकंड थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये देखो लिमिट का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करेंगे, 0/0 फॉर्म है, कुछ अननोन्स दिए हुए हैं, इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत क्लासेस में अच्छे से सुना होगा तो हमने एक वर्ड यूज करा था लिमिट्स में, लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन, कि जहां भी हमें अननोन फाइंड करना है वहां हम एक्सपेंशन यूज किया करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करेंगे। कैसे करना है देखो, ये गामा -1 लिख दिया हमने, e की पावर x स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ज्यादा नहीं करते, प्लस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स का एक्सपेंशन क्या हो गया, अल्फा एक्स माइनस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सेम नीचे करो, ये साइन 2x को आप क्या लिख दोगे, 2x माइनस 8x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और माइनस बीटा एक्स। ठीक है, तो ये अपना कुछ एक्सपेंशन होता है। अब अगर इस एक्सपेंशन में आपने लिमिट देखो लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट बोले तो 3 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें बस x के कोएफिशिएंट और x की मतलब इसको हमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसके कोएफिशिएंट्स के टर्म में लिखना है। अपना काम बस इतना सा है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं एंड सो ऑन। तो ऊपर देखो कांस्टेंट वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0। कांस्टेंट वाले पार्ट में कौन है, यहाँ पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखो तो कांस्टेंट में कौन दिख रहा है, गामा -1। x के कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, तो x को हम नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का अगर आप टर्म देखोगे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे बस एक ही टर्म है, वो भी क्या है, सिर्फ गामा -1 एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स क्यूब देखोगे तो एक्स क्यूब का एक टर्म है यहाँ पे जो क्या है, प्लस अल्फा एक्स क्यूब, और तो कुछ नहीं है, देख लो यहाँ पे पर ध्यान से, नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स की पावर 4 वगैरह लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आगे समथिंग एक्स की पावर 4 होता रहेगा, है ना। यहां अगर आप एक्स के साथ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस बीटा इंटू एक्स, और एक्स क्यूब में क्या लिखा हुआ है, 8 बाई फैक्टोरियल 3 6, और यहाँ पे क्या एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से 3 दे रखी है। अब यहां से अगर आपको समझ आ रहा है, चीजें समझ में आ गया, तो देखो क्या करना है हमें इधर, अगर आंसर यहाँ पे फाइनाइट आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, 0/0 में आंसर फाइनाइट कब आता है, जब कुछ फैक्टर्स कट जाए वहां पे। तो हमें बस वही करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो टर्म्स को हमें बस 0 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना इसका अप्रोच है, तो होपफुली ये भी आप करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आए, अब ये तो बड़ा ही मतलब ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि ये तो आना ही था, है ना, कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया तो नेक्स्ट शिफ्ट में नो सॉल्यूशन आ जाए, उसके में ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए, उसके में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो अब क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक ही केस है, क्या है वो, और ये होमोजेनस इक्वेशन तो नहीं है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा, इन सबको क्या कर दो आप, 0 कर दो, इन सबको हमें 0 करना है। अब यहां क्या चारों डिटरमिनेंट सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं। अब देखो हमें ये अल्फा और बीटा फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस थे वो अल्फा बीटा के टर्म्स में थे, तो बताओ अल्फा कहां पे आएगा, जब इस कॉलम को यूज करो, इसको करो और इसको एक कॉलम को यूज करोगे, तो जेड वाले कॉलम को आप छोड़ना चाह रहे हो अल्फा निकालने के लिए, तो आप किसको 0 कर लो, दो केस लगाओ, एक डेल्टा जेड इक्वल टू 0, इससे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, बीटा निकालना है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, अल्फा स्किप करेगा तो सिर्फ बीटा बचा रहेगा, इसको स्किप करना मतलब किसको आप छोड़ रहे हो, डेल्टा वाई फाइंड कर रहे हो, तो बस ये दो को निकाल के अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं, नो नीड टू सॉल्व ये चारों डिटरमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आते हैं, देखो ये एपी का सीक्वेंस क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा ही है, एक एपी दे रखा है और दो कंडीशन दे रखे हैं इसमें। तो अगर मैं इस कंडीशन की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे, जब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पे, तो ये कंडीशन क्या कह रहा है, समेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, A1 से, सेकंड टर्म क्या है A3, फिर क्या है A5, और ये कहां तक जा रहा है, 12 पुट करो तो A23 तक जा रहा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, -72/5 A1। अब बताओ ये तो एपी है, और अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है तो इसका कॉमन डिफरेंस 2D होगा। क्यों, क्योंकि हम एक एक टर्म छोड़ छोड़ के यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका समेशन क्या होगा, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, पर डी की जगह हम क्या लिखेंगे 2D, राइट, इज इक्वल्स टू -72/5 A1, करेक्ट। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो, देखो 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ से ना, ये 12 में यहां से 6 टाइम हो गया,
अगर आप ध्यान से आप इसको और देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस 11d लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू -6/5 a1 लिखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली सोचूं ना, आप करके देखना इसको, यहाँ लाओगे तो ये 11/5 a1 बनेगा, उसको आप 11d से इक्वेट करोगे तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा, -5d के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, ये आएगा। ठीक है, तो a और d में रिलेशन आ गया। और क्या दिखा हुआ है इसमें, और एक कंडीशन दे रखी है कि जो AP का समेशन है ना एन टर्म्स का, वो 0 है। तो एन टर्म्स का समेशन क्या होता है, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 की जगह क्या पुट कर दो आप, -5d पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये n/2 -5d में ये ऐड कर दिया आपने तो ये -10d बना, तो ये बन रहा है n-11d। अब ऑब्वियसली n 0 नहीं हो सकता, d भी 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, n-11, तो n की वैल्यू क्या होगा 11। ये फाइंड करने को दिया था, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको हम बिल्कुल भी इजी में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था, अच्छा ये देखो न्यूटन फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें हो सकता है क्वेश्चन में कुछ कुछ लिखा होगा कि Pn अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, ये सब दिया रहेगा। P10 P9 और P8 के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले वो क्वाड्रेटिक निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये देखो P10 P9 P8 इसमें कोई रिलेशन है क्या, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो शायद इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 3 और ये 1, हाँ ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे P10 किसके इक्वल है, P9 प्लस P8। अब बताओ न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूटन फॉर्मूला कहता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, कोई भी Pn अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्वाड्रेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, APn प्लस BPn-1 प्लस CPn-2 इज इक्वल टू 0। अगर हम n को यहाँ 10 पुट करते हैं रिलेशन फाइंड करने के लिए तो क्या लिखोगे आप, AP10 प्लस BP9 प्लस CP8 इज इक्वल टू 0। और अपने पास क्या गिवन है बताओ, अपने पास गिवन है यहाँ से P10 माइनस P9 माइनस P8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो A की जगह 1 लिखा हुआ है, B की जगह -1 और C की जगह -1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, वो x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, खत्म। ठीक है, क्यों, x², B की जगह -1 -1, C की जगह -1 -1 एंड सो ऑन। तो इधर से ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा उसने, हमें ये क्वाड्रेटिक आ गया जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। अब हमें ये वाले क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है, तो ये तो फिर बच्चों वाला खेल हो गया नहीं, तो इसके रूट से अल्फा बीटा, तो अब हमें कौन से क्वाड्रेटिक फाइंड करने जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा होगा, या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगा दो या तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लो। ठीक है, तो एक तरह से बच्चों वाला क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बस इतना सा है, जो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अगर नंबर्स है तो क्वेश्चन अलग है, सीक्वेंसेस है तो क्वेश्चन अलग है। क्यों अलग है, अगर नंबर्स हुआ तो उन नंबर को आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, पर अगर सीक्वेंस हुआ तो सीक्वेंस को आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप सोच लेना क्या क्वेश्चन में आया था, देख लो। मैं कोई एक लेकर बता देता हूं, दोनों केस ले लेता हूं। देखो यहाँ पे सच दैट उसमें एटलीस्ट 5 टाइम्स 1 आना चाहिए, एग्जैक्टली 3 टाइम्स 2 आना चाहिए, मतलब 2 तो 3 बार ही आएगा और 5 बार ही 1 आएगा कम से कम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 5 1 3 2 2 0। और क्या पॉसिबिलिटीज है, 6 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 0, या फिर 7 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 7 और 3 टाइम्स 2, यही पॉसिबिलिटीज है। बस इसी का अरेंजमेंट करना है अगर ये सीक्वेंस है तो। और अगर ये नंबर है तो ध्यान रखना, हमें रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा कि 0 को हम आगे फर्स्ट प्लेस में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप 10 डिजिट नंबर फाइंड कर रहे हो तो इसमें तो चलेगा, पर इन दोनों में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सबसे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बाकी तो ये क्वेश्चन आसान है। अगर ये सीक्वेंस होता तो क्या देखते हैं आप, 10 नंबर्स है तो वही अरेंजमेंट कर लो, फैक्टोरियल 10 अपॉन क्या क्या रिपीट कर रहा है, 5 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3 सॉरी 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 0, बस ये सब करना होगा है ना। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, है ना। ये अगर आप पीएनसी जिससे बच्चे बट्टे डरते हैं ना, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बेसिक पीएनसी से आ गया है ना, नॉर्मल काउंटिंग वाले क्वेश्चन थे ये। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, ये इलिप्स का है, इलिप्स के बारे में दिया हुआ है, ई कह रहा है कि इलिप्स है, पी पॉइंट है जो इलिप्स पर लाई करता है और एस का फोकाई है,
तो अच्छा, पीएस इंटू पीएस डैश के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का समेशन पूछा है उसने। तो एक काम करते हैं, पहले इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लो पी है मेरे पास, एक पॉइंट है पी, ये एस डैश है और ये क्या है, एस है। अच्छा, इस इलिप्स का हमें क्या क्या पता है? हमें ए की वैल्यू पता है, ए कितना है, √18 है ना। ए इज √18, √18 बोले तो 3√2। बी इज √8, तो बी इज √8 मतलब 2√2। इसेंट्रिसिटी √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 8/18, दैट इज √10/18 √5/3। ओके, √5/3। तो इतना कुछ हमें पता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें पीएस इंटू पीएस डैश की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे बात करनी है। तो मान लो ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है। तो हमें क्या पता है, बाय थियरी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा 2a के इक्वल होता है, दैट इज 6√2। ये गिवन है, अल्फा प्लस बीटा 6√2 है। तो हमें किसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करना है, उसको आप z मान लो। तो हमें अल्फा इंटू बीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे बात करनी है। तो बताओ, यहां बीटा को रहने दो और अल्फा को आप क्या लिख दो, 6√2 माइनस बीटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसके मिनिमम मैक्सिमम पे बात करनी है हमें। तो यहां पे हमें बीटा की रेंज पे फाइंड करनी पड़ेगी कि बीटा कहां से कहां लाई कर सकता है। तो बीटा की ये मिनिमम वैल्यू है और यहां से यहां तक बीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो 0 और 6√2 का ये है, ऐसा कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है, 0 एंड ये क्वाड्रेटिक है। अब इसके मिनिमम मैक्सिमम को फाइंड करना है हमें, बट एक लिमिट पे फाइंड करना है। तो यानी हमें रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, ठीक है, हमें इस वाले फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो आपको एक थियरी पता होगा, अगर डोमेन अपना बाउंडेड होता है ना, तो रेंज निकालने का एक तरीका होता है कि उसके डोमेन का फाइंड कर लो, उसके बाउंड्री पे वैल्यूज देखो और जहां पे टर्न कर रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम मिनिमम है, उसके वैल्यूज को देख लो आप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीटा की मिनिमम वैल्यू इतनी है, ये वाली, आप बीटा यहां लाई करेगा, सॉरी जब पी यहां लाई करेगा तो ये बीटा हो गया, और मैक्सिमम क्या होगा जब पी यहां पे लाई करेगा तो यहां से यहां तक ये बीटा हो गया। तो ये लेंथ कितना होगा, मिनिमम देख लो आप। तो अगर मैं इसको ओ एम कह लूं तो ओ एम माइनस ओ एस दैट इज 3√2 माइनस √10। तो ऐसे करके हम वहां लिखेंगे 3√2 माइनस √10 और एक होगा 3√2 प्लस √10। तो हमें कहां से कहां रेंज फाइंड करनी है, यहां से लेके यहां तक की रेंज फाइंड करनी है। तो बस ये रेंज है अपना, ठीक है। तो यहां पे भी इस चीज को यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय, ये तो आसान है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपोनेंट ऑफ 3, बस खत्म क्वेश्चन है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कैसे निकालते हो आप एक्सपोनेंट, 50/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50/3 का स्क्वायर प्लस 50/3 का क्यूब एंड सो ऑन। 3 की पावर 4 तो आएगा नहीं, बस ऐड कर लो, आ गया आंसर। अब इससे आसान क्या पूछ सकता है कोई, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, अच्छा उसमें ए और बी नहीं दिया है, मतलब हमें ए और बी फाइंड करना है, ऐसा है क्या, नहीं, हमें इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है, ठीक है। ये और भी फाइंड नहीं करना है, पर ये और भी निकल सकता है। इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल्स टू √10/81। तो हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, a/e, x इज इक्वल्स टू a/e। तो a/e की जगह क्या लिखा हुआ है, √10/81। और फोकस दे रखा है, फोकस तो a ही होता है, तो a कितना दे रखा है इसने, √10। अब साफ साफ देखो, दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। देखो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ई कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा बताओ, √10 इंटू √10 10 और √81 कितना होता है 9। तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट 10/9। अब ए स्क्वायर हमें पता है, ए का मतलब क्या होता है, √a² माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना दिया है √10। ए स्क्वायर में पता है 10/9, तो यहां से बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा वो, क्या किया हमने यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये इलिप्स हाइपरबोला है ना। हाइपरबोला में क्या होता है, a² प्लस b² होता है, ठीक है। तो b² क्या होता है, 10 माइनस 10/9 दैट इज 10 माइनस 10/9 80/9, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना बस है ना, 80/9, ठीक है। अब ये सब कुछ तो आ गया मेरे पास, इसेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b²/a, सब कुछ मालूम है हमें, ठीक है। तो बस यहाँ इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम को पुट करो, आंसर आ जाएगा।
तो अभी मेरे पास कुछ इतने ही क्वेश्चन आया है, बाकी जैसे ही आता है उसको मैं और अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, अगर मैं देखूं तो सारे इजी टू मीडियम है, कुछ भी टफ सा तो अभी तक नहीं लगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट जिसके कल एग्जाम्स है। थैंक यू।